गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आय की अवधारणा में संबंधित समुच्चय और हमने इसमें कवर किया है अभी तक 7 पॉइंट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और 6 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट इस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए कोई भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। एनएनपी यानी इसमें निवासी आ गए, एनएनपी है ना, तो ये राष्ट्रीय अवधारणा हो गई, ठीक है। और जो अगर इस जगह एनडीपी होता तो ये घरेलू अवधारणा हो जाती, ठीक है। घरेलू से राष्ट्रीय अवधारणा बनने के लिए क्या करना होता है, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम अब्रोड को जोड़ दो, और राष्ट्रीय से घरेलू अवधारणा में जाना है तो इसे लेस कर दो। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में हम जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक लेखावर्षीय अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय यानी कि लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी का कुल जोड़ है। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार एनडीपी फैक्टर कॉस्ट घरेलू आय के समान होती है, उसी प्रकार एनएनपी फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय के समान होती है। यानी ये देखिए, इस शब्द को आप ये बार बार में आपका आ रहा है एनडीपी, ये पी मीन्स क्या हो गया, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। जब हम उत्पाद, आय और व्यय की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, ये तीनों बराबर हैं। हम क्या कर सकते हैं, 3 विधि हैं हमारे पास में नेशनल इनकम को काउंट करने की। तो अगर मैं राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रही हूँ तो ये प्रोडक्ट के संदर्भ में हो गया, लेकिन जब हम इनकम के संदर्भ में करेंगे तो ये जो उत्पाद है ये आपका इनकम कहलाएगा। तो अगर मैंने बात की एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय हो जाएगी, जब हम उसे आय के दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है। कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मूलभूत अंतर क्या है। पहला है, यह एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय का कुल जोड़ है, भले ही ये आय निवासियों और गैर निवासियों द्वारा सृजित की जाए। दूसरा, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय सम्मिलित नहीं होती हैं। एनएनपी की बात की जाए तो इसमें क्या है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ी जाएगी और ये देश के सामान्य निवासी चाहे वह कहीं पर भी रह रहा हो, उसकी आय को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, निर्यात और आयात विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय नहीं होती है, इसका अर्थ शुद्ध निर्यात है। एक्स क्या है आपका, निर्यात हो गया, और एम क्या है, आयात है। तो विदेशों से शुद्ध कारक आय से अभिप्राय अपने निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित कारक आय तथा गैर निवासियों द्वारा अपने देश में अर्जित कारक आय के अंतर से है, ठीक है। एक्स का मतलब क्या है, निर्यात, और निर्यात से अभिप्राय क्या है, गैर निवासियों द्वारा घरेलू उत्पाद पर व्यय, और एम का मतलब है आयात, अपने निवासियों द्वारा विदेशी उत्पाद पर व्यय। तो ये क्या है, आपकी शुद्ध कारक आय नहीं होती है। ये ध्यान रखना है कि जब हम शुद्ध कारक आय निकाल रहे हैं, ठीक है, नेट इनकम निकाल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसमें हम निर्यात और आयात को नहीं जोड़ते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि जो एनएनपी हम बात करते हैं उसमें क्या आपके निर्यात और आयात को जोड़ा जाता है, तो वो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हैं कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट व्यय को जोड़ दिया जाए तो हम कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में अगर आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो जीएनपी फैक्टर कॉस्ट हमें प्राप्त हो जाएगा, और इसका अपोजिट कर देंगे तो हमें एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्राप्त हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय आय एक देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है, जिसमें अचल पूंजी का उपभोग यानी
जीएनपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस घिसावट व्यय सम्मिलित रहता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है? यह वह आय है जो किसी देश के निवासियों को सभी स्रोतों से यानी अर्जित आय एवं विदेशों से प्राप्त होने वाले चालू हस्तांतरण भुगतानों से उपभोग या बचत के लिए एक वर्ष में प्राप्त होती है। देखिए ये ऐसी इनकम है जिसे आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये किसी देश की बाजार कीमत पर वह शुद्ध आय है जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध रहती है। तो अगर खर्च करने के लिए उपलब्ध है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पेंशन मिल रही है तो उसे आप खर्च कर सकते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है उसे खर्च कर सकते हैं, तो ये डिस्पोजेबल इनकम में सम्मिलित होगा, है ना। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय आपके इसमें ये सम्मिलित होगा। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की डेफिनेशन क्या हुई? इसमें राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण सम्मिलित होते हैं। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की सकल तथा शुद्ध अवधारणा। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में चालू पुनः स्थानापन्न लागत शामिल होती है, जबकि शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में सम्मिलित नहीं होती हैं। तो शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में क्या है? आप इसमें करेंगे सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई, इसमें आप माइनस करेंगे चालू पुनः स्थानापन्न लागत, अर्थात समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर घिसावट व्यय को इसमें हम लेस करेंगे। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय होता है। ये भी आप ध्यान रखिए कि अगर आपसे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से होता है। आगे है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। और निजी क्षेत्रों से क्या मतलब होता है? इसमें वह उद्यम शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व तथा नियंत्रण निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं? इसके अंतर्गत सरकार के विभागीय उद्यम तथा सरकार के गैर विभागीय उद्यम शामिल होते हैं। विभागीय उद्यम में यानी रेलवे, डाक, तार आदि आते हैं, और गैर विभागीय उद्यम में एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस सम्मिलित होते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद की कारक आय जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होती है उसे निजी क्षेत्र द्वारा अर्जित आय कहा जाता है। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का केवल वह भाग ही शामिल होता है जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। देखिए फैक्टर्स ऐसा तो नहीं है कि पूरे पब्लिक सेक्टर में ही काम कर रहे होंगे, ये भी है कि फैक्टर्स आपके प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, तो उनको इनकम तो मिल ही रही है, तो उस इनकम को आप प्राइवेट इनकम में शो करेंगे। तो निजी क्षेत्र को इसमें हम क्या करेंगे? निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय में कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का केवल वह भाग ही शामिल किया जाता है जो निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे? सरकार की विभागीय उद्यमों की संपत्ति तथा उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय। दूसरा, गैर विभागीय उद्यमों की बचत को शामिल नहीं किया जाता है। तो निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय में हम करेंगे कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हो गया, इसमें माइनस करेंगे सरकार की विभागीय उद्यमों की संपत्ति और उद्यम वित्त से प्राप्त आय, और माइनस की जाएगी गैर विभागीय उद्यमों की बचतें। ठीक है, आप यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालिए। आप सबसे पहले एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में आप माइनस कीजिए सरकार की विभागीय उद्यमों की संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचत, इनको। नेक्स्ट है प्राइवेट इनकम, निजी आय। निजी आय वह आय होती है जो निजी क्षेत्र को उत्पादक तथा अन्य प्रकार से और सभी स्रोतों से प्राप्त होती है तथा इसमें निगमों को प्रतिधारित आय भी शामिल होती है। माफ़ करना, मैं पहले वाले में आपको पहले वाला जो हमने पढ़ा है वो ये है, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, यानी ऐसा निजी क्षेत्र जिसको जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा है लेकिन उसको निजी उस क्षेत्र से कितनी इनकम प्राप्त हो रही है तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में माइनस करेंगे आपके ये सरकार के विभागीय उद्यमों की संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचतें, ये आपके इसमें लेस हो जाएगा। फिर हम आते हैं प्राइवेट इनकम में।
प्राइवेट इनकम जो कि प्राइवेट सेक्टर को मिलती है, ठीक है। और इसमें निगमों की प्रतिधारित आय भी, रिटेन्ड अर्निंग भी सम्मिलित होती हैं। तो निजी आय क्या होती है? निजी आय है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, ठीक है। जो अभी हमने निकाला है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, इसमें प्लस करेंगे राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, और प्लस किया जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, प्लस करेंगे सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण। ये क्यों किया जाता है वर्तमान हस्तांतरण? क्योंकि अब जो हम बात कर रहे हैं उसे उपभोग कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए। और प्लस किया जाएगा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। CSO के अनुसार निजी आय वह आय है जो निजी क्षेत्र को सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कारक आय तथा सरकार से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण का जोड़ होती है। निजी आय में फैक्टर इनकम आ गई और हस्तांतरण भुगतान दोनों सम्मिलित होंगे हैं। राष्ट्रीय आय से निजी आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय में सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण जोड़ दिया, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को जोड़ा, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण को जोड़ दिया। और राष्ट्रीय आय में से हमने क्या घटाएंगे? सरकारी विभागीय उद्यमों की संपत्ति और वह उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय तथा गैर विभागीय उद्यमों की बचत को घटाया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय तथा निजी आय में अंतर। पहला, राष्ट्रीय आय और में अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की आय को सम्मिलित की जाती है। दूसरी ओर निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय शामिल की जाती है। सेकंड है, राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार के हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं किए जाते हैं, किंतु निजी आय में कारक आय के अतिरिक्त सरकार एवं शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण शामिल होते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय ऋण पर दिए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाता है, परंतु निजी आय में से शामिल किया जाता है। अब आगे है निजी आय तथा निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। निजी आय एक राष्ट्रीय धारणा है। इसमें घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त विदेशों से शुद्ध कारक आय भी शामिल होती है, जबकि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय एक घरेलू अवधारणा है। ये केवल घरेलू आय का एक भाग है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल नहीं होते हैं। सेकंड है, निजी आय में कारक आय के अतिरिक्त चालू हस्तांतरण भुगतान भी शामिल होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद में प्राप्त कारक आय में केवल कारक आय भी सम्मिलित होती है। ट्रांसफ़र पेमेंट किस में शामिल होंगे? प्राइवेट इनकम में। लेकिन जब हम निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करेंगे वहाँ पर ट्रांसफ़र पेमेंट आपके सम्मिलित नहीं होते हैं। निजी आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज भी सम्मिलित होता है, जबकि वहाँ नहीं होता है, ठीक है। आगे है पर्सनल इनकम की बात करते हैं। पर्सनल इनकम क्या है? व्यक्तिक आय व्यक्तियों तथा परिवार द्वारा सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त कारक आय तथा चालू हस्तांतरण का जोड़ है, ठीक है। यानी व्यक्तियों तथा परिवार द्वारा सभी स्रोतों से जो इनकम प्राप्त की जाती है, साथ में जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, ट्रांसफ़र अर्निंग जो होती है, वह सारी इसमें जोड़ दी जाती है। तो व्यक्तिक आय के अंतर्गत व्यक्तियों को सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होने वाली आय को शामिल किया जाता है। लाभ का कुछ भाग अवितरित लाभ, जिसे निगम बचत भी कहा जाता है, के रूप में फर्मों के पास रह जाता है। लाभ के कुछ भाग पर सरकार भी कर लगाती है, जिसे निगम लाभ कर कहा जाता है। निजी आय तथा व्यक्तिक आय में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में मेन अंतर क्या है कि प्राइवेट इनकम में आपके निगम बचते और निगम कर सम्मिलित होते हैं, जबकि व्यक्तिक आय में ये शामिल नहीं होते हैं। तो अगर निजी आय दी हुई है, प्राइवेट इनकम दी हुई है, तो प्राइवेट इनकम में आप किसको लेस करेंगे? आप लेस करेंगे निगम की बचतें और निगम के कर को। यानी निगम की बचतों का मतलब क्या हुआ कि जो अवितरित लाभ है, यानी वह लाभ जिनको वितरित नहीं किया गया है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो उनको, और साथ में निगम के जो टैक्स है जिसका आप पेमेंट कर रहे हो, वो भी आपकी पर्सनल इनकम से लेस किए जाएंगे। तो ये दोनों घटक क्योंकि परिवारों को मिलते नहीं हैं, इसलिए ये दोनों ही आपकी जो पर्सनल इनकम है उसमें लेस होंगे। कहाँ से? प्राइवेट इनकम से। आगे है निजी आय तथा व्यक्तिक आय में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम।
निजी आय की अवधारणा व्यक्तिक आय की तुलना में अधिक विस्तृत है। निजी आय तथा व्यक्तिक आय का मुख्य अंतर यह है कि निजी आय में निगम बचतें तथा निगम कर शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिक आय में ये शामिल नहीं होते हैं। और भी अंतर देखिए, व्यक्तिक आय की धारणा यानी प्राइवेट इनकम की धारणा आय प्राप्ति संबंधी धारणा है, जबकि राष्ट्रीय आय की धारणा आय के सृजन संबंधी धारणा है। ये बेसिक अंतर आप समझिए कि पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम में अंतर क्या है। चूँकि पर्सनल जो इनकम होती है सिर्फ रिसिप्ट से मतलब होता है कि हमें कौन कौन से सोर्स से इनकम प्राप्त हो रही है, जबकि राष्ट्रीय आय में आय का सृजन होता है। आपने जितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया है उसी से आपकी आय का सृजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू उत्पाद से सरकारी क्षेत्र को प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का एक अभिन्न अंग है, लेकिन व्यक्तिक आय का अंग नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है, इसके विपरीत व्यक्तिक आय में कारक आय तथा हस्तांतरण भुगतान दोनों शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय में निगम बचतें और निगम कर शामिल होते हैं, जबकि व्यक्तिक आय में इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज व्यक्तिक आय का एक घटक है, जबकि राष्ट्रीय आय का घटक नहीं है। अब आगे हम देखते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? ये वह आय है जो व्यक्तियों को सभी स्रोतों से प्राप्त होती है और उनके पास सरकार द्वारा उनकी आय तथा संपत्ति पर लगाए गए सब प्रकार के करों का भुगतान करने के बाद में बचती है। यानी इस इनकम को एक्चुअली में किसी पर्सन के द्वारा खर्च किया जाता है। ये इनकम कब प्राप्त होती है? जब पर्सनल इनकम से आप टैक्स को लेस कर देंगे, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उनको लेस कर देंगे, और फिर इसके अलावा सरकार के प्रशासनिक विभागों की विविध प्राप्तियां और गृहस्थों द्वारा किए गए शुल्क और जुर्माना, इनको लेस करने के बाद में जो आपको प्राप्त होगा वह कहलाएगा आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब है अंतर पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में अंतर क्या है? देखिए, व्यक्तिक आय क्या होती है? वह है जो व्यक्ति और परिवारों को कारक आय तथा चालू हस्तांतरण आय के रूप में सभी स्रोतों से वास्तव में प्राप्त होती है, जबकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो सभी प्रकार के करों और शुल्क और जुर्मानों का भुगतान करने के बाद में आपके पास में बचती है, जिसे आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से व्यक्तिक प्रयोज्य आय तथा राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में क्या अंतर है? व्यक्तिक प्रयोज्य आय द्वारा किसी देश के केवल व्यक्तियों एवं परिवारों की व्यक्तिक आय ज्ञात होती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय प्रयोज्य आय द्वारा समस्त देश की प्रयोज्य आय ज्ञात होती है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की गणना कारक लागत पर शुद्ध घरेलू आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों, विदेशों से शुद्ध कारक आय तथा शेष विश्व से शुद्ध चालू हस्तांतरण को जोड़कर की जाती है। व्यक्तिक प्रयोज्य आय के दो घटक हैं। परिवार क्षेत्र का उपभोग, अगर मैं आपसे कहती हूँ C+S क्या है? C+S ये भी तो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। आप क्या करते हैं? आप अपनी इनकम को या तो कंजप्शन करेंगे या बचत करेंगे टैक्स देने के बाद में, तो ये भी आपका क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में उपभोग और बचतें ये दोनों आपके व्यक्तिगत प्रयोज्य आय में सम्मिलित होते हैं। अब आप ये जो लास्ट ये जो टेबल दी है इसमें आपको ये ब्रीफली जो हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसको आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं ब्रीफली कि किसमें किसको क्या लेस करना किया जाता है और क्या प्लस किया जाता है, ये आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो चार्ट दिया है इस चार्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि किस तरीके से जीएनपी से एनएनपी निकाला जाता है, एनएनपी से एनडीपी निकाला जाता है, और किस तरीके से प्राइवेट इनकम निकाली जाती है, क्या लेस किया जाता है। ये सब कुछ अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है, इसको यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी समझाया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे चूँकि हमें जब ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो हम इससे संबंधित जो मैथमेटिकली क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये हमें चीज़ अच्छे से पता रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।